हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम लोग देख लिए हैं, तो पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ ही आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी का भी बिहार बोर्ड का हो, 10th का हो या किसी भी जनरल कंपटीशन का हो, तो यहाँ से जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ से जो है दरोगा में और बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी जो है पूरा अच्छा से देखें और आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए ताकि जो डाउट हो तो वो जो है आप क्लियर कर लें। कॉपी में जो इम्पोर्टेंट लगे उसको उतार लें, देख लें। तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो है सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? जड़ से, तना से, पत्ता से या फूल से? फटाफट आप लोग जो है आंसर दीजिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह किस भाग से होता है। तो अच्छा है, इसमें जो है आंसर भी आ रहा है आप लोगों का जो है क्या, तो पत्ता में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन का क्रिया कहाँ होता है? पत्ता से होता है, ठीक है ना। अब बात करें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है पौधा के द्वारा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ में जो ये पत्ती है, पत्ती के द्वारा जल का जो निष्कासन होता है, ठीक है, जल का निष्कासन ही वाष्पोत्सर्जन कराता है। अर्थात पौधा से जो है पत्तियों के द्वारा जल का निष्कासन वाष्प के रूप में जो है बदल देना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लें कि हम जो है सरकार बोलते हैं कि पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए, तो पेड़ लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग देखते हैं कि पेड़ से कैसे बारिश होता है। ये हम पूरा डिटेल में 10th में पढ़ा चुके हैं। तो बारिश कैसे होता है, देखिए क्या होता है कि पेड़ जो है जल जो है पृथ्वी से खींचता है, और ये जल जब पृथ्वी से खींचता है तो यही जो है जल, ये पत्ता क्या है, पत्ता जब वाष्पोत्सर्जन करता है तो बहुत ज़्यादा जल ये क्या होता है कि यहाँ से जो है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, और यही वाष्प जो है ऊपर जब जाता है तो ये बादल बन जाता है, ठीक है, ठंडा होकर बादल बन जाता है। और फिर यही बादल जब भारी हो जाता है तो वह बूंद के रूप में जो है फिर से क्या होता है, पृथ्वी पे बारिश के रूप में गिर जाता है। इसीलिए बोलता है कि पेड़ लगाने से क्या होता है, बारिश होता है। तो एक जो है पेड़ यदि हम बोलें तो जो है कितना आपको पढ़ाए थे, लगभग जो है 1 घंटा में या जो है 24 घंटा में जो है लगभग 8 से 10 लीटर पानी जो है ना वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये बात क्लियर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की जो है सामान्य मात्रा कितनी होती है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 100 जो है मिलीग्राम होता है, या 20 मिलीग्राम होता है, 30 mg होता है, या 40 mg होता है? फटाफट बताइए कितना हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो फटाफट बताइए। इसमें जो भी जो है बी नंबर बता रहे हैं वो बी नंबर राइट हो जाएगा। 20 mg होता है, ठीक है, मानव के रक्त में यूरिया। तो चलिए देखते हैं। यूरिया एक जो है खतरनाक जो है यौगिक भी होता है। हम लोग देखते हैं अपने जो है यूरिया के यदि हम लोग फार्मूला का बात करें तो NH2CO और फिर NH2 होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना आप लोगों को यूरिया का। तो यूरिया हम लोग शरीर में जो है किस जो है विधि से बाहर करते हैं, तो जो है मूत्र के माध्यम से हम लोग यूरिया का जो है निष्कासन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में जो निष्कासित होता है? मतलब श्वसन जब हम लेते हैं तो कितना % ऊर्जा जो है वह ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है, बाहर हो जाता है? कितना हो जाएगा? 20%, 40%, 60% या 80%? तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उस समय जो है टेम्परेचर के रूप में जो है निष्कासित हो जाता है कितना, तो 20% हो जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक जो है ना तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि ये क्या हो जाएगा। वृक्क में जो है वृक्क जो है मनुष्य का कौन सा भाग है? तो बहुत का आंसर सही भी हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो है उत्सर्जन, ठीक है। तो वृक्क क्या है, एक उत्सर्जन का भाग है। जैसे हम बात करते हैं वृक्क का पूरा हम जो है संरचना पढ़ा दिए थे
जितने भी पढ़े हुए हैं वो फटाफट बताइए कि क्या हम जो है वृक्क के बारे में पूरा बता चुके हैं, ठीक है ना। ये वृक्क के बारे में हम पूरा जो है डिटेल बता चुके हैं। ऐसे किसी दिन जो है बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आप लोगों को जो है फिर से जो है पूरा बता देंगे। तो वृक्क के बारे में हम लोग पूरा देख चुके थे, ठीक है। वृक्क में क्या होता है, छोटा छोटा जो है लाखों की संख्या में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। याद रखना है, वृक्क बोलेगा कि जो है इसकी जो है वृक्क की जो इकाई होती है क्रियात्मक, तो वो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन होगा, ठीक है। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। उसके बाद है कि जो है जो वृक्क में जो है यहाँ से क्या करता है, ये जो है ना छानने का काम करता है, ठीक है। छन्ना पत्र की तरह काम करता है, यहाँ से जो है शुद्धिकरण का काम करता है। तो यहाँ से जैसे अपशिष्ट जल बचता है तो वो यहाँ पे जमा कर देता है। ये क्या है, मूत्राशय है। याद रखना, ये क्या है, मूत्राशय है। तो मूत्राशय में जो है मूत्र का जमा होता है मूत्राशय से, और इसी के माध्यम से फिर हम लोग शरीर से बाहर करते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, बाद में हम फिर बढ़ा देंगे। उसके बाद देखते हैं पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या हो जाता है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम शरीर में क्या करते हैं, शरीर के किसी भी जो है ना अंगों का क्षतिपूर्ति हम जिस विधि से करते हैं तो वह पोषण होता है, मतलब भोजन करना, ठीक है ना। तो ये जिस विधि से हम लोग करते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब श्वसन क्या हो गया, श्वसन हम लोग क्यों करते हैं, तो श्वसन इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन जितना भी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, भोजन को हम लोग क्या करते हैं, जो है तोड़ के जो है वो हम लोग प्रक्रिया करते हैं, तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद जो वहाँ पे बचता है उसके बाद हम लोगों को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए। इसको भोजन को और तोड़ने के लिए जो ग्लूकोज बनता है इसके द्वारा, अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। और उत्सर्जन मतलब शरीर से जो अपशिष्ट चीज़ बाहर जो निकालते हैं तो ये उत्सर्जन हो जाता है। और परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर उत्सर्जन किए हैं उस सब का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, फटाफट बताइए। परागन हो जाएगा, या निषेचन हो जाएगा, या विसरण होगा, या वाष्पोत्सर्जन होगा, क्या हो जाएगा। पौधों के वायवीय भाग से जल का जो है निष्कासन क्या कहलाता है, तो फटाफट आप लोग बताइए। तो पौधों के वायवीय भागों से जो है जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। जो भी आंसर दे रहे हैं वाष्पोत्सर्जन, तो वो सब का जो है आंसर सही है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, पौधा का, ये मान लेते हैं हम पत्ती है, ये कोई पत्ती दिया हुआ है, ठीक है, ये पत्ती है। तो पत्ती के भाग ये वायु के संपर्क में रहेगा तो क्या होगा, इसमें वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन होगा तो इससे जो है जितना भी जल है वो सब उड़ जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। अब थोड़ा परागन समझ लेते हैं, परागन क्या होता है। देखिए परागन प्रक्रिया क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई फूल है, ठीक है ना, कोई फूल है, जैसे यदि हम बात करते हैं, ये जो है मान लेते हैं कोई फूल है, ठीक है ना। अब ये फूल में जो परागन क्रिया, तो यहाँ से फूल में जो ये परागकण होता है, ठीक है ना, ये परागकोश है, परागकोश में परागकण होता है। ये कोई नर फूल है, कोई मादा फूल इधर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए इधर कोई मादा फूल है, तो इस फूल में जो है वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र होता है फूल का ऊपर, जैसे आप लोग जो है गुड़हल का फूल देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो ऊपर वाला होता है वो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। तो परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। अर्थात हम लोग क्या जानते हैं, देखिए आप जैसे जानते हैं कि परागन क्या हो जाता है कि जनन, फूलों में जो जनन होता है, क्या हो जाता है, फूलों में जनन का जो प्रक्रिया होता है। तो जनन करने के लिए क्या होना चाहिए, जो नर है जो मादा है, यहाँ देखिए निषेचन है, यहाँ पे निषेचन ही बताते हैं, ठीक है। तो नर का जो यहाँ स्पर्म होता है, ठीक है, और मादा का जो यहाँ ओवम होता है, ये दोनों आपस में जब मिलता है तो ये क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो निषेचन हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से फूल भी देखिए, फूल में भी जनन होता है। तो फूल में जनन होने के लिए क्या होगा कि एक नर भाग का जो रहेगा, तो ये परागकोश रहता है, परागकोश में भरा रहता है परागकण, और इधर से मादा हो जाता है, मादा फूल का, ये जो फूल का जो है ना निकला रहता है डंटी जैसा, ठीक है। तो ये हो जाता है वर्तिकाग्र। यहाँ से लेके परागकण से जो है वर्तिकाग्र तक परागकण की पहुँचने की जो क्रिया होती है वही परागन कहलाता है, ठीक है। तो ये परागन हो गया। निषेचन देख लिए, जब जो है ओवम मिल जाता है और स्पर्म मिल जाता है, तो
उससे जो निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। ठीक है, विसरण क्या देखते हैं, तो विसरण जैसे आप लोग विसरण का क्रिया क्या हो जाता है कि वायु में जो है कोई भी चीज़, जैसे कि आप देखिए कि विसरण की क्रिया सिंपल से समझाते हैं कि जैसे अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती का सुगंध जो है बहुत दूर तक चले जाता है, तो ये किस विधि के द्वारा जाता है, विसरण विधि के द्वारा। हवा के माध्यम से ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। और वाष्पोत्सर्जन पढ़ाएगी जो है ना, वाष्प के रूप में जो है निकल जाना, जल का वाष्प के रूप में बदलना पौधों से। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, फटाफट बताइए। श्वसन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, उत्सर्जन हो गया, या उत्तेजनशीलता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो जो भी आंसर जो है श्वसन कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, श्वसन वाले जितने भी हैं वो सही है। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, भोजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भोजन एनर्जी के लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। लेकिन भोजन जब कर लिए, अब जब यहाँ से हम मेरा जो है ग्लूकोज वगैरह मिल गया, अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यदि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि हमको एनर्जी नहीं मिल पाता। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जब लेते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन करना। तो ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया क्या हो जाता है, श्वसन। तो श्वसन जो है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों को जो है क्या होता है, ऊर्जा मिलता है शरीर में। पोषण तो बता ही दिए, उत्सर्जन बता ही दिए, शरीर से कोई चीज़ बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। देखिए, एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और एक एक्सप्लेन से आपका जो है ना अदर क्वेश्चन भी बन जाएगा, इसीलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेन, ये भी आप लोग बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए कि कैसा लग रहा है एक्सप्लेन, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सी क्रिया से सभी जीवों में अनिवार्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों में अनिवार्य है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, जो है ना भोजन बनाता है, जैसे पौधा करता है। लेकिन हम लोग भी जीव हैं, ठीक है ना, मनुष्य भी जीव है, क्या मनुष्य प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं। इसका मतलब है कि जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना जरूरी नहीं है, सभी के लिए जरूरी नहीं है। वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन हम लोग भी करते हैं, जो पसीना के रूप में निकालते हैं, तो वो जो है वाष्प के रूप में बदलता है, तो ये तो चलेगा, ठीक है ना। पत्ता भी करता है अपने साथ। चलन देखिए, हम लोग करते हैं, मनुष्य करता है चलन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो मनुष्य तो करता है, लेकिन क्या पौधा करता है, नहीं करता है। इसीलिए मेन क्या है, श्वसन सभी जीव करते हैं, जितने भी जीव हैं वो सभी श्वसन करते हैं, इसलिए श्वसन जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कौन कौन ये जवाब दे सकते हैं कि मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, या श्वेत रक्तकण में। तो फटाफट बताइए, मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में हो जाएगा, जो क्लोरोफिल आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्लोरोफिल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये बता दिए, मैग्नीशियम Mg। और लाल रक्तकण में कौन सा जो है ना तत्व पाया जाता है, आप लोग फटाफट कोई भी जवाब दे दीजिए कि आरबीसी जो है, आरबीसी में कौन सा जो है ना धातु पाया जाता है, फटाफट बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग जो है कमेंट कीजिए उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मानव हृदय में जो है ना पाए जाते हैं कितने वेशम, 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम पाए जाते हैं, फटाफट बताइए। तो इसमें देखिए, आप लोग मानव हृदय तो बच्चा से ही बनाते होंगे, दिल बनाते हैं ना, दिल, ऐसा तो कोई नहीं है जो कि दिल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी बिना ये बनाए तो आप लोगों का कटा नहीं होगा, तो ये ज़रूर बनाए होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये ऐसे डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, एक बार हम इस सेशन पे भी पूरा वीडियो बना देंगे, आप लोगों के लिए जो है क्लास ले लेंगे। तो चलिए, अभी हम जो है इसको थोड़ा सा ही समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है कि ये जो है ना 4 वेशम होता है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऊपर के वेशम ये दोनों को कहते हैं हम लोग अलिंद, क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, दोनों को कहते हैं अलिंद। और इसको कहते हैं निलय, इसको कहते हैं निलय, तो ये याद रखना है। अब देखिए, ये क्या हो जाता है, ये इधर से यदि आप देखिएगा तो ये क्या हो जाता है, दायां होता है, ये दायां अलिंद, ये दायां
ये बायां अलिंद, और ये हो जाता है दायां निलय और ये बायां निलय। तो 4 प्रकार का हो जाता है। तो मनुष्य में जो है हृदय में व्यसन कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? तो फटाफट बताइए कि प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण से हमको क्या मिलता है? तो आप लोग ये आंसर दे सकते हैं कि जब पौधा जो है, पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो पौधा अपना भोजन किसके रूप में बनाता है? भोजन के रूप में क्या बनाता है? तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ग्लूकोज कर रहे हैं आंसर वो राइट है, जो सी लिख रहे हैं वो राइट है, और जो अदर कर रहे हैं वो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से हमको क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जब हम लोग क्या करते हैं, पौधा से प्राप्त भोजन जो है वही हम लोग खाते हैं, तो मतलब ये ग्लूकोज हम लोग खाते हैं। अब जब ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको और ज़रूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन, तो हम लोग सांस लेते हैं और ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इसीलिए जो है ना योगा करवाया जाता है। तो योगा में क्या करवाया जाता है? सांस लेने का एक प्रक्रिया करवाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जो है ये जो है ग्लूकोज जो है उसको तोड़ देता है। ग्लूकोज को तोड़ता है तो ज़्यादा एनर्जी मिलता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम में आदमी को ये श्वास लेने वाला जो है एक योग होता है वो करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए। कोशिका झिल्ली, यदि हम बात करते हैं, देखिए कोशिका का बात करते हैं, ये मान लीजिए कोशिका है, ठीक है ना। ऐसे देखिए कोशिका तो दिखता नहीं है, लेकिन इसको जूम करके दिखाया गया, इसको जूम किया वो दिखाया गया है कोशिका, ठीक है। इसमें कोशिका में अब हम देखते हैं कि कोशिका है, अब कोशिका के अंदर में एक और जो है ना पाया जाता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर में छोटा सा और पाया जाता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए कोशिका के बाहर में, ये कोशिका के बाहर में एक और इसके ऊपर छोटा छोटा सा झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। छोटा ऐसा झिल्ली पाया जाता है। तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका के बाहर में जो पाया जाता है वो कोशिका झिल्ली है। अब देखिए कोशिका के अंदर किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, तो ये कोशिका झिल्ली ही जो निर्धारित करता है। इसीलिए इसको कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। ये याद रखना, कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल करता है। द्वारपाल क्या करता है? लाठी लेके खड़ा रहता है, किसको आने देना है घर में, किसको नहीं आने देना है। उसी प्रकार से ये भी कोशिका झिल्ली काम करता है। तो जैसे ये यहाँ जो चीज़ को जाने देना है वो जो है पार कर देता है, जिसको नहीं जाने देना है उसको जो है नहीं जाने देता है। तो ये जो है क्या करता है, ये क्या कहलाता है? इस प्रकार का जो क्रिया है वह अर्धपारगम्य कहलाता है। अर्धपारगम्य मतलब, पारगम्य मतलब देखिए पहले समझिए, पारगम मतलब कि जाने देंगे, पूरा पार होने देंगे। अपारगम जिसमें जाने ही नहीं देगा। अर्धपारगम किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा, किसी को जाने देगा, किसी को नहीं जाने देगा। तो ये हो गया अर्धपारगम्य, छांटने का क्रिया। तो किस प्रकार का झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है। तो क्या होता है? फटाफट बताइए। दही जमने में कौन सा जो है ना क्रिया होता है? दही जमने में, दही जमने में कौन सा क्रिया होता है? तो फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। याद रखना है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही जमता है। दही क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध में हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा जोरन डालते हैं। जोरन समझते हैं ना, कि जो हल्का सा हम लोग दही डाल देते हैं, ठीक है। दही जो है दही ही डाल देते हैं दूध में, और यही क्या करता है, अपने संख्याओं को पूरा बढ़ाने लगता है, और पूरा दही एकदम जो है ना लसालस एकदम कर देता है जो है अपने द्वारा। देखिए इसमें क्या आता है, जो कीटाणु वगैरह है वही जो है पूरा एकदम थूक थाक के पूरा दही एकदम जो है गड़िया कर देता है। तो जितना ज़्यादा थूका, क्यों देखिए क्या है यहाँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। अब जीवाणु मतलब थूकने के लिए बाहर निकलेगा नहीं, है ना, इसी में थूक थाक देता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा सब थूक थाक के पूरा घिना देता है, तो दही हो जाता है, पूरा दही जमता है, और वही दही खाने में अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये जीवाणु का ही जो है थूका हुआ चीज़ है। इसी में सब कुछ करता है, सब अपशिष्ट पदार्थ इसी में रहता है उसका, जीवाणु का। जितना ज़्यादा जीवाणु उतना दही अच्छा। तो चलिए ये कौन सा प्रक्रिया हो गया? किण्वन प्रक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में, ये तो अभी जस्ट बता दिए, 3 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम, 2 वेशम। इसमें तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो मानव हृदय में कितना होता है? 3 वेशम। बी वाला सभी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, अब यहाँ बताना है डायलिसिस, नेफ्रॉन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताए थे डायलिसिस थैली नेफ्रॉन, किडनी में होता है ना किडनी, तो किडनी में ही अभी हम लोग क्या देखे कि किडनी में ही जो है पाया जाता है क्या, छोटा छोटा नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ही इसका डायलिसिस थैली है। अब न्यूरॉन बात करते हैं, तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, ये जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका पूछेगा शरीर में तो कौन सा है, तो न्यूरॉन ही है सबसे लंबी कोशिका, याद रखना है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस, क्या कहते हैं, पावर हाउस, ये बताए हुए हैं आप लोगों को, पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है ना यहाँ पे जाके ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे हम लोग ऑक्सीजन लाके कहाँ जाते हैं, ऑक्सीजन जो ले जाते हैं, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यहीं पे ऑक्सीजन लाना पड़ता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है, यहीं से जो है पूरा ऊर्जा सप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होगा, तो फटाफट बताइए, इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप लोग शेयर तो भी क्या कीजिए, शेयर करने में पैसा लगता है, बोलिए पैसा लगता है तो बताइए, कौन बोला पैसा लगता है, कौन पैसा मांग रहा है, फ़ोन करें उसको हम। शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, तो कम से कम आप लोग शेयर तो क्या कीजिए, इतना मेहनत से हम बना रहे हैं। तो मत्स्य का जो है श्वसन अंग क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा, गलफड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का जो है उपयोग होता है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, फटाफट बताइए, अभी जस्ट बताए हुए थे। तो क्या हो जाएगा, पौधों में गैसों के निष्कासन की जो क्रिया होता है वह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या निकाल देता है, जल, और गैस निकलता है किस क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, तो ये याद रखना है, विसरण क्रिया के द्वारा। अब यदि हम बात बोलें कि परासरण क्या होता है, तो देखिए परासरण क्या होता है, फटाफट समझा दें, ये केमिस्ट्री का चीज़ है। परासरण जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है ना, इसमें कोई दो द्रव है, तो दोनों द्रव में क्या हो जाएगा कि उच्च सांद्रता वाले द्रव से निम्न सांद्रता वाले द्रव में जो है ये क्या होता है, गमन करता है, ठीक है ना, जो अणु है ये उच्च सांद्रता वाले से निम्न सांद्रता में जाता है, तब तक जाता है जब दोनों इक्वल नहीं हो जाए, तो ये परासरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है कैसा होता है, क्लोरोफिल फटाफट बताइए। वर्णक हम लोग देखते हैं कि वर्णक जो है 3 प्रकार का होता है, वर्णक कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो एक होता है जो है क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं हरित लवक, लवक जो है 3 प्रकार का, एक हरित लवक, एक हो जाता है हरित लवक, दूसरा हो जाता है वर्णी लवक, और तीसरा हो जाता है अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो 3 प्रकार का लवक होता है। तो फटाफट बताइए क्लोरोफिल कैसा होता है, तो क्लोरोफिल क्या हो जाता है, जितने भी बता रहे हैं हरा, तो हरा सही हो जाएगा, वर्णी लवक, तो हरित लवक जो है या क्लोरोफिल हम लोग देखते हैं ये हरा होता है। और जस्ट उधर आप लोगों से पूछे हुए थे कि जो है ना, हाँ पूछे हुए थे आरबीसी में, इसका जो आंसर दिए होंगे आरबीसी में कौन सा जो है ना तत्व पाया जाता है, तो हम लोग देखते थे कि आरबीसी में सबसे पहले हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखना हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन यदि हम देखते हैं तो उसमें लोहा पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन होता है, लोहा, ठीक है ना, ये पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि क्लोरोफिल में बात करते हैं तो हम लोग देखें अभी जस्ट मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कवक स्वपोषी होता है, मृतजीवी या संभोजी होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, फटाफट बताइए। बात करें कवक का, तो देखिए कवक वैसे स्थान पे उगता है जहाँ नमी होगा, ठीक है ना, नमी होगा, जैसे बात करें नमी, जैसे पाव रोटी देखे होंगे, जो है पाव रोटी, कच्चा पाव रोटी, तो पाव रोटी में क्या होता है, उसको नमी मिलता है, इसलिए कवक क्या होता है वहीं पे जो है हो जाता है, जो फुफंदी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना, वाइट वाइट जैसा हो जाता है, इसलिए जो है ये कहाँ उत्पन्न होगा, ये होगा जो है जहाँ पे इसको नमी मिल जाएगा, नमी की जगह जो है कवक उत्पन्न होता है। तो कभी बात करें कि जो है ना आप लोग ये देखे होंगे, क्या नाम है, ये जो आप लोग बोलते हैं ना मशरूम ऐसे करके देखे होंगे, नरुआ वगैरह पे इस तरह का मशरूम उगता है, तो जो मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है, ये भी जो है
नमी की जगह पाया जाता है। नरवा जब देखिए कि बारिश का दिन होता है तो उस समय जो है ना ये आपको मिलता है, जिसको हम लोग छाता कहते हैं। तो मशरूम उस समय ही मिलता है। तो कवक का पोषण का विधि कौन सा हो जाएगा? मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण होता है। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन और गोंद। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं ये वृक्ष है, ये वृक्ष हो गया, तो वृक्ष में बोल रहा है रेजिन या गोंद। गोंद समझते हैं, जो लट्ठा है, वृक्ष का जो लट्ठा निकलता है। जैसे मान लीजिए ये बबूल का पेड़ है, तो बबूल का पेड़ जो जो देखे होंगे उसमें देखे होंगे, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग बबूल के पेड़ में जो है देखे हैं लट्ठा जो निकलता है, उससे जो गोंद या रेजिन उसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? फटाफट बताइए। फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में या पुराने जाइलम में? जल्द से जल्द बताइए। जो जो छाल में बता रहे हैं उस सब का गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? पुराने जाइलम में पाया जाता है। रेजिन और गोंद जो है यह पुराने जाइलम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन होगा, संचयन होगा, विस्थापन होगा या अपचयन होगा? क्या हो जाएगा? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? फटाफट बताइए। तो अभी जस्ट हम आप लोगों को पढ़ाए कि शरीर में जो भोजन है, भोजन जब हम लोग लेते हैं तो उससे बनता क्या है? उससे बनता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और इसी में जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तब ना जाके ये टूटता है। ये टूटता है हम लोगों के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड में सांस के रूप में निकाल देते हैं, प्लस जल मिलता है हमको और प्लस जो है ऊर्जा मिलता है। तो ये हो गया रिएक्शन हम लोगों का। तो यदि ये रिएक्शन है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हम लोग यहाँ दिए, भोजन जो है पचने में हम यहाँ देखें कि ऑक्सीजन हो गया। या तो ऐसे देखिए क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण को ये हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। तो याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपचयन हो गया। भोजन का पचना क्या हो जाता है? उपचयन। ऑक्सीकरण इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग किया इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रक्त क्या है? अब ये जवाब दीजिए, ये देखिए कितना का सही होता है। रक्त क्या है? एक कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या हमको नहीं पता? फटाफट बताइए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रक्त। तो देखिए रक्त हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिंपल सा अर्थ निकल जाए कि रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, जो मेरे क्लास में पढ़े हैं उससे तो ये एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अब जो बौधा है, जो बकलोल है, जो कभी पढ़ता ही नहीं है, तो उसका तो कोई गारंटी नहीं रख सकते हैं। वो तो समझिए मेरे पास पढ़ा ही नहीं है। जो महान बौधा है, जिसको पढ़ाने के बाद वो पढ़ता ही नहीं है, अब उसका ध्यान ही नहीं है, तो क्या बताएं, वो तो दुनिया में अलबेला है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल संयोजी ऊतक क्या था ये हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो है देखिएगा, या तो जो है फिर हम जब बोर्ड पे क्लास लेना स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम सब कुछ पूरा डिटेल बता देंगे बायोलॉजी में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए ये एग्जाम, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या आप जो है रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी में कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क है, अग्न्याशय है, आँख है या इनमें से कोई नहीं है? अभी जस्ट पढ़ाए थे उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जन कर रहा है यहाँ पे। तो क्या कौन हो जाएगा? वृक्क। वृक्क को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी। KIDNEY, किडनी। तो वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। तो किडनी क्या है? एक जो है उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। किडनी जो है उत्सर्जन करता है अपशिष्ट पदार्थ का। ठीक है, जितने भी शरीर में औषधि है छानने का काम करता है। ये अग्न्याशय, ये सब जो है ज़्यादा, अभी सेशन ज़्यादा लेट हो जाएगा। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। फटाफट बताइए, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये आप लोगों को याद रखना, रक्षी कोशिका जड़ में होगा, पत्तियों में होगा, फूल में होगा या फल में होगा? फटाफट आप लोग बताइए। और अच्छा है कि आप लोग जो लाइव जुड़ के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बेटर फील होता है, अच्छा होता है, और आप लोगों के लिए भी लगेगा कि हाँ हम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो लाइव आप लोग आया कीजिए। प्रत्येक दिन लाइव होता है कितना बजे? प्रत्येक दिन लाइव 2 बजे होता है। तो आप लोग 2 बजे जो है आ जाया कीजिए। 2 बजे जो है लाइव होता है, तो आप लोग जो है आया कीजिए 2 बजे। तो देखिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पे?
पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन है? इथाइल एल्कोहल जो है वह किस प्रकार का श्वसन है? कोई फटाफट हमको बताइए, इथाइल एल्कोहल का कोई जो है फॉर्मूला लिख के बताइए तो फटाफट। इथाइल एल्कोहल का सूत्र लिख के बताइए, कौन बता सकते हैं? तब तक हम बताते हैं इथाइल एल्कोहल कैसा है, वायवी है, अवायवी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? फटाफट बताइए। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन है? जो है C2H5OH लिख रहे हैं, ये बहुत सही है और समझिए कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र ये हो जाता है। अब बताइए कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन है? तो इथाइल एल्कोहल जो है यह एक अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन है, याद रखना। इथाइल एल्कोहल कैसा है? एक अवायवीय श्वसन है। ये हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि मनुष्य के जो है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फटाफट आप लोग बताइए। आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो भी हैं, श्वासोच्छ्वास या श्वसन या निःश्वसन या उत्सर्जन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ए और बी नहीं, 25 का आप लोग लिखिएगा आंसर। जो भी होगा वो नाम लिख के आप जो कमेंट कीजिएगा। और देखते हैं कि आप लोग कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग ज़रूर बताइए जो है ना, कम से कम कमेंट में तो अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा जो है ना आप लोगों का तैयारी चल रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सप्लेन कैसा है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग कम से कम ये कमेंट किया कीजिए। और 25 का आंसर आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को आज का जो है क्लास। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जो है हमें वेट रहेगा। और कम से कम ये तो कर सकते हैं आप, इतना तो मेहनत कर सकते हैं ना कि हम आपको कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप लाइक कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी का है, बट ये तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी दूसरे के पास पहुँचेगा। कम से कम ये जो है आप क्या समझिए, आप अपना ही परिवार समझिए ये चैनल। कम से कम इसको ग्रो करने का आप लोगों का भी जिम्मेवारी बनता है। हम इतना यदि मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, तो आप लोग ग्रो कीजिए थोड़ा सा, इतना तो मेरे लिए हेल्प कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और आपके विवेक पर है। चलिए, जय हिंद।